ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से अलग अलग स्तर पर सुरक्षा एजेंसियों की कार्रवाई शुरू हुई, उस कड़ी में बहुत सारे जासूसों तक भी एजेंसियां पहुंची। पहलगाम का जो इंसिडेंट हुआ है उसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का ऑफिस क्या कर रहा था, उसमें होम मिनिस्ट्री कहां चली गई थी, एनएसए ऑफिस क्या कर रहा था, इतनी बड़ी घटना हो गई, रेकी हो गई, ये सब बाद में आपने बहुत अच्छा कर दिया, ठीक है, ये सवाल पूछे जाएंगे। ये तो सिर्फ यूट्यूबर्स का है, कई ऐसे लोग भी जो सेना के अंदर रहकर भी जासूसी का काम करते हैं। माधुरी गुप्ता का एक मामला आया था जब वो सेना में थी और पाकिस्तान के लिए उसने जिस तरीके से गोपनीय जानकारी दी थी। यूट्यूबर्स के पास कितनी इंफॉर्मेशन और वो कितनी रिलायबल होती होगी और पाकिस्तान में भी उसको कौन कहाँ कितने प्रोडक्टिवली यूज कर पाता होगा, इसमें मुझे संदेह है। ज्योति मल्होत्रा को तो हमने पकड़ लिया, हम न्यूज क्लिक के साथ ऐसा देख चुके हैं, तब भी वो भी सब जमानत पे आ गए, ये भी कुछ दिन में जमानत पर आ जाए, क्योंकि आप क्या पकड़ेंगे, कुछ पैसे भी आए होंगे अगर खाते में तो आप क्या पकड़ लेंगे, चाइनीज एम्बेसी भी आप लगातार जाते होंगे तो क्या पकड़ लेंगे। पोटेंशियलिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन इज मोर देन द पोटेंशियलिटी ऑफ डिफेंस, यानी दुरुपयोग की संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं बनस्पत की उसकी संरक्षा की। अब ये लोग जो पकड़े गए हैं तो कुछ ना कुछ तो एजेंसी के पास या पुलिस के पास होगा, तभी शक का कारण तभी तो पकड़ा होगा, ऐसे थोड़ी कि किसी को जाके पकड़ ले पुलिस। नमस्कार, अमरउजाला.com पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो खबरों के खिलाड़ी। देखिए, देश में ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से अलग अलग स्तर पर सुरक्षा एजेंसियों की कार्रवाई शुरू हुई, उस कड़ी में बहुत सारे जासूसों तक भी एजेंसियां पहुंची। एक के बाद एक संख्या 12 तक पहुंच गई। अभी भी बहुत सारे लोग रडार पर हैं जिनको लेकर तमाम तरह की छानबीन हो रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है, इतनी बड़ी कोई घटना होती है, उसके बाद हम इस तरीके से जागते हैं कि भाई ऐसा एक बड़ा नेटवर्क है जो शायद हमें नुकसान पहुंचा रहा है, या अगर वो संदेह के घेरे में है तो उनसे हमें क्या नुकसान हो रहा है। ये जागृति हमारे अंदर पहले क्यों नहीं आती, या हमारा जो सिस्टम है वो हर वक्त उस तरीके से एक्टिवेटेड क्यों नहीं रहता है कि अगर पाकिस्तान या कोई भी दुश्मन देश हमारे अपने लोगों के जरिए हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, हमारी जरूरी वाइटल इंफॉर्मेशन उनसे ले रहा है जिससे हमें नुकसान हो सकता है, तो हम उस पर वक्त रहते कार्रवाई क्यों नहीं करते। इतनी बड़ी घटना होती है, फिर हम जागते हैं, एजेंसियां जागती हैं, इंटेलिजेंस जागती है, फिर हम उन तक पहुंचते हैं। ये एक बड़ा अहम सवाल है। इसी पर बात करेंगे। रामकृपाल सर हमारे साथ हैं, पूर्णिमा जी हमारे साथ हैं, समीर जी हैं हमारे साथ, हर्षवर्धन जी हैं, राजकिशोर जी हमारे साथ हैं, विनोद अग्निहोत्री सर हैं। राजकिशोर सर, आपसे मैं शुरुआत करूंगा। हम इतनी बड़ी घटना के बाद ही क्यों जागते हैं? एक के बाद एक अलग अलग चीजें आ रही हैं। अभी तो बहुत कुछ साबित करना है, लेकिन अभी जो आरोप लग रहे हैं उसके आधार पर मैं ये सवाल कर रहा हूं कि हम इतना बड़ा अगर नेटवर्क, इतना बड़ा अगर नेक्सस था, पहले क्यों सूचना नहीं थी? अचानक हम जागते हैं, फिर एक के बाद एक धड़ाधड़ गिरफ्तारियां होती हैं, हम बताते हैं कि बहुत बड़ा नेटवर्क है और अभी भी बहुत सारे लोग हैं रडार पर। थोड़ा सा मतलब जो चीजें दिखाई पड़ रही ना, उससे कहीं ज्यादा गंभीर विषय है, क्योंकि इससे पहले जिस स्पाई नेटवर्क या आतंकवादी नेटवर्क की जो हम बात करते थे, तो वो होता था आतंकवादियों के बीच से जुड़ा हुआ, वहीं पर आतंकवाद मतलब कश्मीर से जुड़ा हुआ, वहां से निकले, कभी इंडियन मुजाहिदीन, कभी लश्कर तैयबा, कोई भी मुद्दा हो। लेकिन अभी क्या हुआ है कि ये नैरेटिव वॉरफेयर भी साथ में चल रहा है। अब जो नाम सबसे ज्यादा सामने आ रहा है इस समय, क्यों इस वजह से हो रहा है, ज्योति मल्होत्रा नाम की एक है यूट्यूबर है, उसके साथ में और भी कुछ लोग हैं। अब सवाल ये कि ज्योति मल्होत्रा जैसे यूट्यूबर को इतनी एक्सेस मिलती है, इतनी सफलता मिलती है, उसके बाद वो पूरी तरीके से उसको कैसे धीरे धीरे पता ही नहीं चलता, या पता चलता है तो वो लग्जरी और जो उसको जो सुविधा मिल रही होती है उसको समझ में आता है कि यही जीवन है यार, क्या जा रहा है, कुछ इन्फॉर्मेशन तो शेयर करनी है, वो उसको पूरी तरीके से राइट मान लेते हैं। मैं यही कह रहा हूँ, इस चीज को थोड़ा समझना पड़ेगा। ये जो मोबाइल जब से आ गया ना हमारे पास, तब से हम सब ब्रॉडकास्टर तो हो गए, लेकिन सब जर्नलिस्ट नहीं हो गए। ऐसे सब कंटेंट क्रिएटर हो गए, सब जर्नलिस्ट नहीं हो गए। यहाँ पर ये चीज समझनी पड़ेगी धीरे धीरे कितना आसान हो गया है। अब विनोद अग्निहोत्री, हर्षवर्धन त्रिपाठी या रामकृपाल जी जैसे लोगों को पकड़ना पड़ेगा। कोई पकड़ेगा, पूर्णिमा जी से अगर कोई बात करेगा तो वैचारिक अधिष्ठान कुछ भी हो, कोई भी आइडियोलॉजी हो सकती है, लेकिन उनको ये पता है कि क्या देश के खिलाफ है, क्या देश के हित में है, क्या समाज के खिलाफ जाएगा, और कहां पर बिल्कुल ना कर देना, और उसके बाद उनको कहां बताना है। अब ये सब जो लोग आ गए हैं एकदम से, इनको कैसे पकड़ोगे? जब इस तरीके की घटना होगी तभी पकड़ना आसान, मतलब आसान क्या, मतलब इसके बाद ही लोगों की तंद्रा टूटती है। हाँ, आपने जो कहा कि इंटेलिजेंस को लेकर फेल्योर, तो ये तो मैं बार बार कह रहा हूं, अभी कह रहा हूं, जो सवाल कांग्रेस पूछने में अभी तक असफल रही, दूसरी चीजों को ज्यादा वो कर दिया। पहलगाम का जो इंसिडेंट हुआ है उसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का ऑफिस क्या कर रहा था, उसमें होम मिनिस्ट्री कहां चली गई थी, एनएसए ऑफिस क्या कर रहा था, इतनी बड़ी घटना हो गई, रेकी हो गई, ये सब
बाद में आपने बहुत अच्छा कर दिया, ठीक है, ये सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन अब जरा ये देखिए कि किस किस तरीके के लोगों से शंका आ रही, आशंका आ रही। अब राजकिशोर वहां पर जा रहे हैं, उनका भी अपना एक यूट्यूब चैनल है, वो भी वहां पर जा रहे हैं, वहां पर चीजें कर रहे हैं, लेकिन वो किसको किसके साथ में शेयर कर रहे हैं ये कई बार पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये जो चीजें देखनी पड़ेंगी, और ये एक बहुत खतरनाक तरफ इशारा मैं कर रहा हूं कि ऐसे तमाम लोग पनप गए हैं जो एकदम से बढ़ते आपको दिखाई पड़ते हैं और एक पूरा इकोसिस्टम उसके साथ में काम करता है। तो ये इकोसिस्टम जो है ध्वस्त करने से पहले आपको ये कड़ियां जोड़नी पड़ेंगी। तो मुझे लगता है कि ये जो बात आपको यहां तक दिखाई पड़ी है ना, ये यहां तक नहीं है आदर्श, ये बात बहुत दूर तक जाने वाली है। और एक बात आखिरी में, और इसमें नाम सिर्फ ज्योति मल्होत्रा का भी आप इसलिए ले रहे हैं क्योंकि फिर वही एक बात है, क्योंकि उसकी बहुत पिक्चर्स और थोड़ा सा ग्लैमरस तमाम चीजें हैं, नाम इसमें और भी हैं बहुत सारे, लेकिन उन पे कोई चर्चा नहीं कर रहा है। हाँ, उन पर चर्चा नहीं हो रही, उन पर चर्चा नहीं हो रही। लेकिन एक चीज समीर सर, सवाल यह है कि जब 26/11 हुआ था उसके बाद भी इंटेलिजेंस को लेकर, क्रॉस इंटेलिजेंस को लेकर बहुत सारी बात हुई थी, सेंट्रलाइज्ड एजेंसी को लेकर बहुत सारी बात हुई थी। अब हम सवाल उठा देते हैं कि बना बनाया सिस्टम था, लेकिन सिस्टम हमारे पास भी लंबा वक्त रहा, हम लोग भी सत्ता में रहे, बीजेपी सत्ता में रही, तो कर क्यों नहीं पाई ये सिस्टम को, उस तरीके से हम रिवैम्प क्यों नहीं कर पा रहे। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि जब आप अभी कहते हैं कि 12 जासूस हैं, बहुत सारे और हैं जिनको हमने रडार पे लिया हुआ है, तो ये तो एजेंसियों के पास इनपुट पहले से रहा होगा। ऐसा थोड़ी कि ऑपरेशन सिंदूर या पहलगाम के बाद अचानक वो इनपुट आपने जनरेट किया और अचानक उस पर कार्रवाई कर दी। देखिए, जितना सोशल मीडिया बढ़ गया, जिस तरीके से मतलब टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, उतनी सरकार के सामने ज़्यादा चुनौती है कि इस तरह की जो जासूसी करते हैं देश के खिलाफ और इन्फॉर्मेशन भेजते हैं उसको कैसे रोका जाए। ये तो सिर्फ यूट्यूबर्स का है, कई ऐसे लोग भी जो सेना के अंदर रहकर भी जासूसी का काम करते हैं। माधुरी गुप्ता का एक मामला आया था जब वो सेना में थी और पाकिस्तान के लिए उसने जिस तरीके से गोपनीय जानकारी दी थी, तो सेना के अंदर भी ऐसा वर्ग है जो ये कर रहा होगा, तो सरकार को बहुत ध्यान रखना चाहिए। हाँ, अभी तीन पकड़े गए। तो मुझे लगता है कि सरकार को एक बड़ा संसाधन इसके अंदर डालना पड़ेगा, भाई टेक्नोलॉजी डालना पड़ेगी, नए नए सिस्टम इंप्लीमेंट करेंगे कि भाई जो सेना के अंदर जो फील्ड में काम करने वाले, जो ऑफिस में काम करने वाले, जो सप्लाई करने वाले, सेना में जो सेंसिटिव डाटा के पास पहुंच रखने वाले लोग हैं, उनको कैसे कंट्रोल किया जाए और कैसे ध्यान रखा जाए कि यहाँ से सिक्योरिटी देश की लीक न हो। तो मुझे लगता है सरकार के सामने बड़ी चुनौती है, सरकार को इसके लिए एक अलग विंग बनाना चाहिए। हालांकि सेना के पास एक रहता है, लेकिन उसके पास, अभी मैं किसी एक मैगजीन में पढ़ रहा था कि उनके पास बहुत ज़्यादा संसाधन नहीं है, बहुत ज़्यादा मैन पावर नहीं है, इसके कारण वो इतने बड़े डिपार्टमेंट के ऊपर वॉच नहीं रख पाते। तो सरकार को अब देखना पड़ेगा कि भाई सेना के अंदर जो काम कर रहे हैं, जो पब्लिक सेक्टर्स में जो काम कर रहे हैं, उनके अलावा जो बाहर जो लोग हैं, या यूट्यूबर्स है या दूसरे तरीके लोग हैं, या जो सोशल मीडिया में नहीं है लेकिन जो अपने तरीके से जासूसी करते हैं और इन्फॉर्मेशन पास ऑन करते हैं, उसका भी एक बड़ा वर्ग है। तो सरकार उन्हें कैसे कंट्रोल करेगी, कैसे ढूंढेगी, ये सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती होगी। लेकिन अब जिस तरीके से पैसों का इन्वॉल्वमेंट हो गया है कि भाई बड़ा पैसा लेके छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन दे देना, छोटे छोटे यूट्यूबर्स आ गए, उनके माध्यम से क्या इन्फॉर्मेशन कहाँ जा रही है, ये सब सरकार को मुझे लगता है देखना पड़ेगा। और एक गंभीर चुनौती है सरकार के सामने कि आप अब इस तरह के युद्ध ज़्यादा लड़े जाएंगे। मतलब ये ज़्यादा देश को नुकसानदायक है कि आपकी जो बहुत कॉन्फिडेंशियल टेक्नोलॉजी वो कैसे आपका पड़ोसी देश या आपका दुश्मन देश उसको हासिल कर लेता है और आपके खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। तो सरकार को ये भी मुझे लगता है ध्यान रखना होगा। पाकिस्तान से युद्ध अलग बात है, देश के अंदर इस तरह के जो लोग हैं उनको कैसे आइडेंटिफाइड करना, वो अकाउंट्स कैसे ब्लॉक करना, उनको कैसे अरेस्ट करना, उनको सपोर्ट करने वाले, उनको फाइनेंस करने वाले, उनको पैसा देने वाले, पैसा किस माध्यम से आ रहा है, हवाला से आ रहा है, तो कौन लोग उसके अंदर इन्वॉल्व है, उनकी उस खपत को कैसा रोका जाए। बहुत बड़े मोर्चे में सरकार को मुझे लगता है इसमें लड़ना पड़ेगा। कई इसके रास्ते हैं, जिस तरीके से घुसपैठ होती है सभी दरवाजे सरकार को बंद करना पड़ेगा। मुझे लगता है सरकार इस मामले में जरूर कार्रवाई कर रही होगी, लेकिन लंबा इसके अंदर समय लगेगा। लंबा समय लगेगा और इस पर कार्रवाई बहुत पहले से होनी चाहिए, सरकार चाहे किसी की भी रही हो पूर्णिमा जी। लेकिन एक चीज़ देखिए, सोशल मीडिया पर जब गौर से देखें तो अलग अलग धड़े इस मसले पर भी नजर आते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल मिलनी चाहिए, जांच कीजिए, आरोपी हैं, अभी जैसी सबूत आते हैं आप कार्रवाई कीजिए। एक धड़ा ये है वो जो ये सवाल कर रहा है कि भाई अगर कोई यूट्यूबर है तो वो कितनी वाइटल इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकता है। आप यूट्यूबर जहाँ जाकर वीडियो बना रहा है, बहुत सारे वीडियो उस तरह के बहुत सारे लोग बना रहे हैं, कोई अपनी सोशल मीडिया पर डाल रहा है, कोई नहीं डाल रहा है, एक बात। दूसरी बात, पाकिस्तान में अगर किसी को तरजीह मिल जाती है, वहां पर जाता है, हो सकता है उसके जरिए पाकिस्तान की अपनी एक मंशा हो सकती वो पाकिस्तान की अलग छवि दिखाए। लेकिन पूरा पेच इसी कहानी के अंदर फंसा हुआ है, धड़े अलग अलग नजर आते हैं। चूक जरूर है, लेकिन ये भी एक लड़ाई है।
नहीं, चूक को क्या कहेंगे आप? सोशल मीडिया पे तो आज इस देश का हर नागरिक है, हर जो भी भारत में रह रहा है वो सोशल मीडिया पे है, तो आप किसको आप मॉनिटर करेंगे और कितना आप अपना विजिलेंट टीम को एक्टिवेट रखेंगे कि हर एक ऐसे इंडिविजुअल की एक्टिविटी पे आप नज़र रख सकें। हाँ, ये जरूर है कि अब की जो लड़ाइयाँ हैं वो नॉर्मल वॉरफेयर तो है नहीं, वो सोशल मीडिया पर भी है, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की भी वॉरफेयर है। तो मुझे लगता है सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिए जो भी सरकार का जो भी इंटेलिजेंस विंग होगा, एक डेडिकेटेड होना चाहिए कि सोशल मीडिया पे जो भी यूट्यूबर्स एक्टिव हैं उनका कहाँ पे शेयर हो रहा है, कहाँ ट्वीट रीट्वीट हो रहा है और उनकी एक्टिविटीज़ क्या हैं। इन जितने भी जासूस पकड़े गए हैं अभी तक सो फार, उनमें से हर कोई एक बार जरूर 2 बार पाकिस्तान होके जरूर आया है या किसी पाकिस्तानी हाई कमीशन के ऑफिशियल से उससे संबंध है। तो ऐसे लोग तो गिने चुने हैं, आप इन पर तो बिल्कुल 365 दिन नज़र बना के रख सकते हैं, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। जो चूक हुई है वो ये लग रहा है कि अभी जो आनन फानन में लोग पकड़े जा रहे हैं तो उनसे वो कौन सी जानकारी ऐसी पाकिस्तान को वाइटल मिल जाएगी जिससे कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी को खतरा हो जाएगा। ठीक है, अगर आर्म्ड फोर्सेस का कोई है जो शेयर कर रहा है, या जैसे एक मनमोहन सिंह सरकार के टाइम में एक IFS जो लेडी थी जो वहाँ पाकिस्तान में उच्चायुक्त ऑफिस में थी, उनको पकड़ा गया, उनसे ठीक है आप ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के अंदर उन पे कार्रवाई हो सकती है क्योंकि उनके पास इंफॉर्मेशन होगी। बट यूट्यूबर्स के पास कितनी इंफॉर्मेशन और वो कितनी रिलायबल होती होगी और पाकिस्तान में भी उसको कौन कहाँ कितने प्रोडक्टिवली यूज कर पाता होगा, इसमें मुझे संदेह है। हम सब लोग जर्नलिस्ट हैं, हम इंफॉर्मेशन के ही दुनिया में इतने सालों से काम कर रहे हैं। कोई भी ढंग की इंफॉर्मेशन सही मायने में जो यूजफुल हो निकालना कितना मुश्किल काम होता है, ये हम लोग सब जानते हैं। तो ये अब वो एक तुफैल का नाम आ रहा है, एक और कोई नाम आ रहे हैं, कोई कवानी का काम करता है, कोई पेंटिंग का काम करता है। अब ये लोग नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड ऐसा क्या इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे होंगे? तो ये जिन लोगों को पकड़ा गया है, पहले हमें ये भी तो देखना होगा कि वो किस तरह की इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे थे जिससे कि इतना हमारे देश में आतंकी खतरा बढ़ गया। हाँ, दूसरे जो आर्म्ड फोर्सेस के हैं या कॉन्सुलेट में जो हैं तैनात लोग हैं, जिनको उच्चायुक्त में जिनकी एक्सेस है, उन लोगों को मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। बट इनकी यूटिलिटी, अब ज्योति मल्होत्रा यूट्यूबर है, उसके कुछ वीडियोस मैंने भी देखे हैं, वो कहाँ पे क्या ड्रेसेस मिलती हैं, कहाँ क्या खाना मिलता है, कहाँ पे क्या ज्वेलरी मिलती है, उसके यूट्यूब पे ज़्यादा वैसे वीडियो हैं। उनसे क्या देश की इस सुरक्षा को खतरा हो सकता है? तो थोड़ा इस बारे में सरकार को खुल के बताना भी होगा कि किस जासूस के द्वारा कौन सी जानकारी साझा की गई है। नहीं, अभी तो आरोप है, जांच भी तो इसी की हो रही है। सर कुछ बहुत खतरनाक नहीं दे सकते, ऐसा जा सकता। ये ध्यान रखिए कि इसमें इन लोगों ने इस तरीके की इंफॉर्मेशन दी है कि किस ट्रेन से किस समय कौन से फौजी, कौन सी बटालियन कैसे कहां पर मूव होती है, ये सब चीजें भी आई हैं। तो ऐसा नहीं है, मतलब अब अगर अजीत डोभाल वहां पर मोची बनकर अगर वहां पर रह सकते हैं पाकिस्तान में, तो आप समझ सकते हैं कौन किस बेस पर। कोई पेंटर होने से वो कोई बहुत खतरनाक सूचना नहीं देगा, इसको इस तरीके से देखना नहीं। जो आ रही रिपोर्ट्स वो वाकई खतरनाक, मैंने जो आपसे कहा ना, वो वाकई बहुत खतरनाक है। और सरकार नहीं, ये कोर्ट में जब चीजें आएंगी तो आ जाएगी, हर चीज सरकार नहीं बिल्कुल आनी चाहिए, और इसीलिए तो हम भी ये चर्चा कर रहे हैं। लेकिन राजकिशोर सर, मुझे एक बात बताइए, बहुत लड़ाई छिड़ गई है कि भाई ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से सीज फायर हुआ, सीज फायर को लेकर जिस तरीके से बातें होने लगी, उसके बाद ये एक डेविएशन के तौर पर बताया जा रहा है कि भाई मुद्दे से ध्यान भटक जाए, जासूसों में लोग देश अटक कर रह जाए कि जासूस हमारे देश को नुकसान पहुंचा रहे थे। ये भी एक बात बनाने की कोशिश, एक नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है। नहीं, देखिए, नैरेटिव तो ये होता है कि जब हम तुर्की, अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, इस लड़ाई के समय की नहीं, जब तुर्की से हम पहले भी उस पर प्रतिबंध लगा रहे थे तो हमारे देश के कुछ ख्याति नाम यूट्यूबर तुर्की घूम के और मजाक कर रहे थे भारत का। हाँ, अब ये जासूसी में नहीं आएगा, लेकिन देश का विमर्श तो कमजोर करना है। ज्योति मल्होत्रा का नाम हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वो यूट्यूबर है, ग्लैमरस, ये ठीक बात है, लेकिन दूसरा हम इसलिए भी ले रहे हैं कि कई बार ये भी कहा जाता है ना कि हिंदू रिएक्ट नहीं करता जब हिंदू पकड़ा जाता है, खूब जम के रिएक्ट करता है। हम तो नाम ही भूल गए उन मुसलमानों को जो पकड़े गए हैं एक लाइन से, हम तो नहीं चर्चा कर रहे हैं। हमारे लिए देशद्रोह वो बड़ी चीज होती है, और ये मतलब समझना चाहिए। ये कोशिश करके ये कहा जाता है कि भाई किसके पास कितनी सूचना होगी। जब आप किसी काम पर लगाए जाते हैं तो सूचना लेने का आपका तरीका बदल जाता है। ठीक है, सामान्य जो मोची बैठा होगा या सामान्य जो कबाड़ी होगा, सामान्य जो पेंटर होगा, उसके पास नहीं होगी इंफॉर्मेशन। लेकिन जिसके एजेंडे में वो आ गया, जिसको महीने में, साल में कुछ पैसे आने लगे, कुछ चीजें होने लगी, तो वो उस एजेंडे पर आ जाएगा।
ये हो सकता है कि उतनी सूचना कोई बहुत ऐसी वाइटल इंफॉर्मेशन न मिले, लेकिन ये भी हो सकता है कि उस इंफॉर्मेशन की वजह से उनको जो पता लग जाए वो भारत का नुकसान करे। मैं एक चीज नहीं मानता हूं कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी सक्षम नहीं है। सक्षम है, इसीलिए हम लोग ऐसे बात कर पा रहे हैं। कभी कभी उसमें से कुछ मिस हो जाता है। हजारों लाखों ऐसी कोशिशें लगातार पाकिस्तान और दुनिया के अलग अलग देश करते हैं, उसमें से एक दो स्लिप हो जाती है, तो हम इस तरह के लोगों को देखते हैं। मेरा ये मानना है कि निश्चित तौर पर आज के सोशल मीडिया के समय में बहुत मुश्किल है, लेकिन हमारी जो एजेंसीज हैं, हमारे जो लोग हैं, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। ऐसे लोग भी जो पकड़े जाते हैं वो इसी वजह से पकड़े जाते हैं क्योंकि हमारी एजेंसियां वो 24/7 365 एक्टिव हैं। बस हाँ, ये जरूर देखने की बात होगी कि क्या नैरेटिव वॉरफेयर में हमारे देश में एक बड़ा वर्ग है जो यूट्यूबर हो गया, जो पहले पत्रकार रहा हो, वो ज्यादा खतरनाक तरीके से हमारे देश का विमर्श कमजोर कर रहा है। ज्योति मल्होत्रा को तो हमने पकड़ लिया, हम न्यूज क्लिक के साथ ऐसा देख चुके हैं, तब भी वो भी सब जमानत पे आ गए। ये भी कुछ दिन में जमानत पर आ जाए, क्योंकि आप क्या पकड़ेंगे? कुछ पैसे भी आए होंगे अगर खाते में, तो आप क्या पकड़ लेंगे? चाइनीज एम्बेसी भी आप लगातार जाते होंगे तो क्या पकड़ लेंगे? सवाल यहां ही है कि देशद्रोह के दायरे में लाकर क्या हम उनको बड़ी सजा दे पाएंगे? ऐसा कोई कानून है? और क्या देश में एक बड़ा पत्रकारों, यूट्यूबरों का वर्ग है जो भारत की सरकार, हिंदू अस्मिता, भारत देश, इसका मजाक उड़ाने लगता है? कहता है अच्छा ठीक है, तुम तुर्की का मजाक उड़ा रहे हो तो हम तुर्की ही जाएंगे सैर पे, वहां जाके कहेंगे यहाँ के लोग तो बड़े अच्छे हैं। वो भी तो एक तरह से देश का विमर्श कमजोर करने की कोशिश है, और ऐसा बहुतायत बहुत ढेर सारे लोग कर रहे हैं जो इस सरकार से विचार में अपने को इतर मानते हैं। तो ये भी एक खतरनाक ट्रेंड है जिस पर भी एजेंसियों को ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। लेकिन मुझे एक बात बताइए रामकृपाल सर, लगातार आप लोग कन्वेंशनल वॉर भी देखते रहे, कन्वेंशनल वॉरफेयर भी देखा, तमाम अलग अलग परिस्थितियों को देखा। अब समय आ गया हमको बहुत तेजी के साथ बदलना होगा और पूरी दुनिया बदल रही है। इन जासूसों को एक उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं या इनके तौर तरीकों को एक उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं हम, लेकिन फिर भी तमाम तैयारियों के बावजूद अभी वहां पर मजबूत खड़े नजर नहीं आ रहे या और ज़्यादा बेहतर होना चाहिए? ये देखिए, जैसा अभी हर्षवर्धन भाई ने कहा है, ये देखिए जासूसी जब से ये दुनिया बनी है तब से ये चीज़ें होती रहती हैं। लोकल लेवल पर भी होती हैं, जब रियासतें हमारी थी तब भी होती थी। तो अब आप देखते होंगे, पुराने किस्से पढ़ते होंगे, KGB और फलाना जासूस होता है। लेकिन ये देखिए कि जासूस एक दूसरे की सूचनाएं पहुंचाते हैं और जिस लेवल की उस समय तकनीक होती है उसी हिसाब से। आज जैसे पूर्णिमा जी ने बहुत सही बात कही, आज आप बताइए कि आपको कहीं पहुंचना है, एग्जैक्टली आपके वो गांव की वो लोकेशन तक गूगल पर आ जाती है। तो ऐसा तो नहीं होगा कि हमारे जो डिफेंस जो चीज़ें हैं यहाँ दिखाई देती हैं वो किसी को जानकारी नहीं, ऐसा है। लेकिन मैंने वही कहा, एक हमारे यहाँ कहा जाता है कि आज की जो टेक्नोलॉजी है या न्यूक्लियर इसके लिए कहा जाता है कि पोटेंशियलिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन इज मोर देन द पोटेंशियलिटी ऑफ डिफेंस। यानी दुरुपयोग की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं बनस्पत की उसकी संरक्षा के। ये मान के चलिए, जैसे ही कोई नई टेक्नोलॉजी आती है आप देखिए उसका दुरुपयोग करने वाले 50 तरह के खुराफाती दिमाग लग जाते हैं। लेकिन कोई भी जासूसी किसी भी देश की तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक कि उस देश का लोकल, चाहे उसको आप स्लीपर सेल कहिए चाहे जो भी कहिए, वो उसमें सहयोग नहीं करता है। अभी जैसे पाकिस्तान बराबर आरोप लगा रहा है, वहाँ के लगातार कई बड़े बड़े जो हैं ये आतंकी मारे जा रहे हैं, आतंकी नेता मारे जा रहे हैं। सब कहते हैं भारत करवा रहा है, करवा, जो भी हो मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन ये तय है कि जब तक लोकल सपोर्ट नहीं होगा तब तक कोई भी चीज़ सफल नहीं हो सकती। और हमेशा से रहा है, संस्कृत में एक श्लोक है कि सभी गुण सोने में बसते हैं, यानी पैसे से आप ईमान खरीद सकते हो। ये हर जगह है, हमारे यहाँ भी है, हमारे यहाँ ज़्यादा पोरस है, कुछ चीज़ें हैं तो वो होता है। लेकिन ये भी आप देख लीजिए कि भारत की भी एजेंसी, जैसे अभी किसी ने डोभाल का नाम लिया था, अब आप सोच सकते हैं कि इतने सालों तक वो आदमी कहीं रह के किया। तो हमारी एजेंसियां भी हैं, लेकिन जितनी तेज़ी से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो उसके दुरुपयोग, जैसे मैंने कहा, आप देखिए बैंकों से कितना फ्रॉड हो रहा है, रोज़ पैसे निकाले जा रहे हैं। तो इस तरह से कि हमेशा समाज में इस तरह के जो बैड एलिमेंट्स हैं वो किन्हीं कारणों से वो पैसे के लालच में भी करते हैं। और आजकल तो ये शुरू हो गया कि मेरी आज़ादी, अब जैसा अभी हमारे मित्रों ने कहा कि आज़ादी में भी एक देखना होगा कि आज़ादी अराजकता और राष्ट्र विरोध की सीमा तो नहीं पार कर रही है या वहाँ तक तो नहीं पहुँच रही है।
उस आज़ादी को कर्टेल करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई, अब जैसे टर्की का ही मामला है, ठीक है, हमारी आज़ादी, हम जाएं टर्की नहीं जाएं, लेकिन हम क्या सूचनाएं वहाँ देते हैं, क्या कहाँ जाते हैं, ये भी ध्यान रखा जाएगा। पाकिस्तान आप जाइए, लेकिन पाकिस्तान में जा कर के आप किससे मिल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो मैं बेसिकली ये कह रहा हूँ, जो कश्मीर में भी जो हो रहा है, बिना स्लीपर सेल के तो ये संभव नहीं हुआ होगा। सारे लोग वहाँ के लोकल लोग मिले होंगे, जिन्हें पहले से पता रहा होगा। उतनी ऊंची जाकर के 4 आतंकवादी ऐसे नहीं चढ़ जाते। वहाँ कोई साधन नहीं जाता है, और पेड़ पे जाके बैठे थे, 4 दिन का उनके पास राशन पानी था। आज भी उन्हीं जंगलों में छिपे हुए हैं। कहीं ना कहीं से कोई स्लीपर सेल तो है जो उनकी पूरी मदद कर रही है, और उनको इन्हीं से खाद पानी मिल रहा है। ये बड़ी बात है। विनोद सर, आखिरी सवाल आपसे। सब खबरें बीच में ये भी आई कि बहुत सारे ड्रोन जो उड़े वो भारतीय सीमा के अंदर से उड़े। इस तरह के जासूसों का इनपुट भी उनके लिए शायद कारगर रहा होगा, हो सकता है। अभी तो बहुत सारी जांच से निकलकर सामने आएगा। सिस्टम पर बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हर बार इस तरह की घटना होती है, सिस्टम पर बात होती है, सिस्टम को दुरुस्त करने की बात होती है। सरकार चाहे किसी की भी रही हो, मुझे याद है बहुत सालों से किसी भी तरह की घटना पर बात होती है, लेकिन अभी भी हम वो टारगेट अचीव, क्योंकि इम्प्रूवमेंट तो हर बार होता रहेगा, लेकिन अभी वहाँ पहुँचे कि नहीं पहुँचे? नहीं, देखिए, बात आप सही कह रहे हैं। देखो, 2 पक्ष हैं। एक तो हमारी खुफिया तंत्र की कमजोरी, और दूसरा विदेशी खुफिया तंत्र कैसे सक्रिय है। हाँ। खासकर दुश्मन देश का, पाकिस्तान की अगर बात करें या चीन को भी ले लें, मान लीजिए उस कैटेगरी में। वैसे तो CIA का भी तंत्र है पूरी दुनिया में, KGB का, जैसा रामगोपाल जी ने कहा। तो ये हर देश की खुफिया एजेंसियाँ हर जगह सक्रिय रहती हैं, खासकर प्रमुख देशों में। हम ये सोचें कि भारत में खाली पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी सक्रिय है तो ये दिवास्व, पाकिस्तान ज़्यादा सक्रिय होगा क्योंकि उसका सीधा मामला है। दूसरा, जासूसी के मामले पहली बार सामने नहीं आए हैं। रामगोपाल जी को याद होगा, कुमार नारायण जासूसी कांड बहुत मशहूर हुआ। लार्किन्स ब्रदर्स का जासूसी कांड बड़ा मशहूर हुआ था, बाद में वो कोर्ट में मामला चला। अभी हाल में एक कोई मध्य प्रदेश में ध्रुव सक्सेना कोई थे IT सेल के, वो पकड़े गए थे। अभी महाराष्ट्र में कोई, मुंबई में पकड़े गए थे जो DRDO के वैज्ञानिक थे। वो सब सारे, और ये लोग बड़े महत्वपूर्ण पद, DRDO वाले तो बहुत सेंसिटिव पोस्ट पे थे, वो जो वैज्ञानिक पकड़े गए। तो इस तरह की घटनाएं, अब ये लोग जो पकड़े गए हैं तो कुछ ना कुछ तो एजेंसी के पास या पुलिस के पास होगा, तभी शक का कारण, तभी तो पकड़ा होगा। ऐसे थोड़ी कि किसी को जाके पकड़ ले पुलिस। अब कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव कर पाएगी नहीं कर पाएगी अलग बात है, लेकिन कुछ ना कुछ क्लू तो मिला होगा। और जैसा किसी ने कहा कि भाई, अब मान लीजिए 20 गाड़ियां जा रही बख्तरबंद फौज की, अब कहीं जा रही हैं, तो अब फोटो खींच के वीडियो भेज किसी ने भेज दिया, तो ये तो सामान्य कोई भी व्यक्ति भेज सकता। तो इस तरह की सूचना भी दी जा सकती है। उसका फिर कैसे वो इस्तेमाल करते हैं दूसरे लोग, वो है। देखिए, एम्बेसीज में जाना, पाकिस्तान जाना, चीन जाना, बहुत लोग जाते हैं। हम सारे पत्रकार लोग जो है जाते रहे हैं, सब तमाम विदेशी एम्बेसीज में। एक ज़माना तो था कि रामगोपाल जी को तो याद होगा कि बहुत सारे पत्रकार तो विदेशी जो दूतावास थे यहाँ, उनसे उनको ट्रांसलेशन वगैरह काम मिलता था, उससे उनका काफ़ी आर्थिक मतलब मदद हो जाती थी उनकी। अब वो मतलब लीगल काम करते थे, कोई ऐसा नहीं है कि कोई चोरी छपे करते हो जान करके। तो लेकिन वो जाना अपराध नहीं है। सवाल ये है कि आप अगर वहाँ जो आपको एक्सेस मिलती है एम्बेसी में, उसका क्योंकि एम्बेसीज में जो, देखिए, हर एम्बेसी में उस देश की खुफिया एजेंसी के 1-2 अफसर रहते हैं कोवेट पोजीशन में। हाँ। वो दूसरे रूप में रहते हैं, जैसे पाकिस्तानी उच्चायोग में ISI के 1-2 लोग रहे हैं। भारत में जैसे डोवाल जी का नाम लिया, वो ओवर्ट पोजीशन में थे वहाँ पर भाई, IB की तरफ से। आसिफ इब्राहिम जो IB DIB वो लंदन में थे। तो इस तरह के हमारे तमाम सारे अधिकारी रॉ और IB के हमारे दूतावासों में रहते हैं। ISI, CIA, KGB, इनके अधिकारी अपने अपने हर दूतावास में रहते हैं। वो टारगेट करते हैं कौन ईजी टारगेट हो सकता है, कौन ल्यूक्रेटिव, जिसको आप, अब पता 10 लोग जा रहे हैं, हर्षवर्धन जी भी जा रहे हैं, राजचौरी जा रहे हैं, MB जा रहे हैं, आप भी जा रहे हैं, उसमें से कोई ऐसा आदमी है जो जिसकी महत्वाकांक्षाएं बड़ी हैं, जिसको विदेश घूमने की बड़ी ललक है, जिसको पैसे की ज़रूरत है, वो उसमें बड़े तरीके से उससे दोस्ती करके और उसको फंसाते हैं। ये एक तरीका है। और उसके बाद अगर आदमी आगे बढ़ गया तो धीरे धीरे वो हनी ट्रैप में भी आ सकता है, पैसे के खेल भी हो सकता है, और फिर इंफॉर्मेशन शेयरिंग शुरू हो जाती है। ये बहुत लोग, हम लोग जाते थे, एक सीमा के बाद हम बात ही नहीं करते, गए उनके फंक्शंस में गए, नंबर एक्सचेंज हुए, सब हुए, लेकिन हम बात ही नहीं करते कि मालूम है कि हम क्यों बात करें, क्या ज़रूरत है। तो इसलिए ये सावधानी बरतनी चाहिए जब कभी भी आप जाएं। दूसरी बात ये है कि ये जो पकड़े गए हैं, मैं कह रहा हूं कि मैं इसको जब तक कोर्ट ऑफ लॉ में बनी ना हो तब तक किसी को आप
ना तो दोषी बता सकते ना निर्दोष बता सकते। एजेंसी अपना काम कर रही है, उनके पास कुछ ना कुछ प्रूफ, कुछ आधार होगा, खंगाल रही है तरीके से। और महत्वपूर्ण बात यह है कि फॉलो अप नहीं होता इनका। हाँ, अभी हल्ला गुल्ला मचा, मीडिया में आ गया, उसके बाद 2-4 साल बाद लोग भूल जाएंगे। बीच बीच में खबर आती है फलाना वो DRDO का पकड़ा गया, फलाना उस सेना प्रतिष्ठान में था, वो फलानी जगह था, उसके बाद लोग भूल जाते हैं क्या हुआ उसका फॉलोअप जरूरी है, फॉलोअप तभी कुछ इस नहीं तरह के होता, मामलों ना पर मीडिया आप करता, रोक- फॉलो। हाँ। और आखिरी बात कहूंगा कि इंटेलिजेंस फेलियर की जो बात है, देखिए ये बात सही है कि 100 मामलों में 90 मामले इंटेलिजेंस एजेंसी पकड़ लेती है, सूचना देती है, हमारी सुरक्षा तंत्र सक्रिय हो जाता है, हम उनको फेल कर देते हैं। लेकिन 10 में चूक हो जाती है, वहां हम फंस जाते हैं। सवाल करते हैं। लेकिन चूक जो होती है, जो बड़ी चूक खास करके, छोटी मोटी चूक की वो बड़े, जैसे 26/11 की चूक थी, पुलवामा की पहलगाम की चूक थी। पहलगाम की चूक थी, उरी की चूक थी, ये जो चूकें हैं इनमें जिम्मेदारी तय नहीं होती। जैसे आज तक पुलवामा वाले मामले में एक भी व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। पहलगाम के मसले में सिक्योरिटी ब्रीच हुआ, कैसा हुआ, खुफिया एजेंसी कहाँ फेल हुई, एक्सटर्नल इंटेलिजेंस था कि नहीं था, कोई कार्रवाई नहीं हुई। 26/11 में गृह मंत्री का इस्तीफा हो गया, मुख्यमंत्री का हो गया महाराष्ट्र, लेकिन नीचे के स्तर पर क्या कार्रवाई हुई? गृह मंत्री थोड़ी कोई लेकिन नैतिकता के आधार पर हो गया उनका। लेकिन जो नीचे मशीनरी है, खुफिया, वो जो तंत्र है, उस तंत्र में कहाँ चूक हुई, हाँ। इस पर हमारे अध्ययन। अमेरिका में एक बहुत बड़ी चूक हुई, 9/11 हुआ, उसके बाद अमेरिका में कोई बड़ी आतंकवादी घटना नहीं हुई, तो उन्होंने अपने तंत्र को चाक चौबंद किया। यहां हमारी थोड़ी कमी हो जाती है, हम शायद चाक चौबंद नहीं किया। लाल किले पे हमला हो गया तो भी चाक चौबंद नहीं किया, पार्लियामेंट पे हो गया तो भी चाक चौबंद नहीं किया। फॉलोअप के साथ साथ इस और भी हमको आगे बढ़ना होगा। वो चीजें जो है फॉलोअप भी होना चाहिए और अपने सुरक्षा तंत्र को मजबूत करना चाहिए, और जो देश के अंदर घुसे हुए हैं तत्व, उन पर निगाह बहुत जरूरी है। उन पर निगाह बनाकर जल्दी से मैम, जल्दी से। क्योंकि जासूसों पे बात हो रही है तो हम सबको याद होगा, चर्चा हालांकि नहीं हुई, 1990s में इसरो स्पाई केस हुआ था, एस्पियोनेज केस हुआ था। नंबी नारायण साइंटिस्ट थे, बहुत हाई रैंकिंग ऑफिशियल थे, उनकी पूरी जिंदगी तबाह हो गई, उनको डिसमिस कर दिया गया और बाद में उनको एक्सोनरेट किया गया। तो अति उत्साह में ऐसा नहीं कि जासूस जासूस करके हम बहुत सारे निर्दोष लोगों को भी उसमें फंसा दें ताकि जिससे कि उनकी जिंदगी तबाह हो जाए। इस पर भी ध्यान देना होगा, जल्दी से। पूरा किसने कराया था वो पूरा, अब तो फिल्म भी बनी है, माधवन ने हाँ। उसमें एक्टिंग भी की, तो वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा किस तरीके से विदेशी शक्तियां नहीं चाहती थी कि हम अपना वो रिएक्टर बना पाए, किस तरीके से खेल हुआ था। तो बहुत बड़ा एक लाइन में खाली, जो इस तरह के जो लोग पकड़े जा रहे हैं इन पर निगाह रखने की जिम्मेदारी होती है लोकल इंटेलिजेंस यूनिट, LIU इसको बोलते हैं। और LIU बहुत महत्वपूर्ण चीज है, लेकिन पिछले 20-25 वर्षों में सबसे ज्यादा कमजोर अगर कोई तंत्र हुआ है तो LIU का तंत्र हुआ है। मुझे लगता है ये जो पुलिस तंत्र है इसको मजबूत करने की बहुत जरूरत है। हम डिपेंडेंट हो गए इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस पे। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस बहुत जरूरी है, लेकिन जब तक ह्यूमन इंटेलिजेंस आपकी स्ट्रांग नहीं होगी तब तक आप वहां तक नहीं पहुंच होती रहेंगी, इस तरह की चूकें होती रहेगी और आप उस तरीके से उन जड़ों को काट भी नहीं पाएंगे। देखिए, बड़ी अहम बात है, चूक हो रही है, चूक पर किस तरीके से नजर रखनी चाहिए, कैसे अपने आप को और बेहतर करना होगा। लेकिन सवाल वही कि जासूसों के जरिए क्या फैलाने की कोशिश हो रही थी, क्या जानने की कोशिश हो रही थी। अब आरोप लगे हैं, जांच हो रही है, सब कुछ निकलकर सामने आएगा। लेकिन हमारे तंत्र को किस तरीके से और मजबूत और सुदृढ़ करना होगा, यही चर्चा यहाँ पर हम कर रहे थे। और आप भी, आपके मन में जो भी आपकी राय है, सवाल है, वो कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताइएगा और अमरउजाला.com पर बने रहिएगा। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।